नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हम आपके खेती किसानी से संबंधित जो सवाल होते हैं उनके जवाब आप तक पहुंचाते हैं, आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं खेती किसानी के संबंध में, और उसके लिए हम रोजाना शामिल करते हैं हमारे कार्यक्रम में नए नए विषय। और आपको बता दें आज के हमारे इस अंक में हम क्या विषय आपके लिए लेकर आए हैं। और आपको बता दें आज के कार्यक्रम का जो हमारा पहला विषय है वो रहेगा फलदार पौधों की रोपाई व देखभाल। जी हाँ, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, आप तक सवालों के जवाब पहुंचाएंगे। और अगला विषय रहेगा बांस की खेती। इस पर भी जो भी जानकारी आपको हासिल करनी है, आप किसी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं इसकी खेती करते समय, तो उसका समाधान आप जान सकते हैं एक फोन कॉल के जरिए। तो आपको बता दें हमारे टोल फ्री नंबर क्या है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल सीधे हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान यानी कार्यक्रम के दौरान कॉल कर सकते हैं और अपनी सवाल पूछ सकते हैं और अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी जान सकते हैं। और आपको बता दें जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर RM शर्मा, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं फल एवं उद्यान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साथ ही इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय ठाकुर। बता दें ये प्रमुख हैं अनुवांशिक एवं वृक्ष सुधार विभाग, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में। डॉक्टर ठाकुर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नमस्कार। नमस्कार जी, तो किसान भाइयों बहनों, हमने आपको बता दिया है आज हम किन विषयों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कार्यक्रम के दौरान, और टोल फ्री नंबर की जानकारी दे दी है जिस पर कॉल करके आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं जिनसे आपका परिचय करवा दिया गया है। तो फिर अपना फोन उठाइए, टोल फ्री नंबर डायल कीजिए। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल कार्यक्रम में शामिल करेंगे, उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो इसी के साथ हम हमारी चर्चा की यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शर्मा हमारे साथ, उनसे ही यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा, फलदार अगर पौधों की हम बात करते हैं तो रोपाई का समय है, देखभाल भी बेहद जरूरी हो जाती है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी इस समय कौन कौन से फलदार पौधे हैं जो किसान लगा सकते हैं? हाँ, देखिए बहुत आवश्यक बात है कि मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि बागवानी जो है, फल वृक्षों की बागवानी एक लंबे समय तक चलने वाला व्यवसाय है, इसलिए शुरुआती ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है जी। तो जितने भी सदाबहार फल वृक्ष हैं, आम है, नींबू वर्गीय फल हैं, आपका जो अमरूद है या दूसरे जितने भी लीची है, जितने भी सदाबहार फल वृक्ष हैं, उनके लगाने का सबसे अच्छा समय जुलाई और अगस्त का महीना होता है जी। क्योंकि पर्याप्त नमी होती है वातावरण में भी और जमीन में भी, इससे पौधों की जो मृत्यु दर है वो कम हो जाती है। हालांकि इन बच्चों को जो हमारा बसंत ऋतु है उसमें भी लगाया जा सकता है, लेकिन बसंत ऋतु के बाद गर्मी ज़्यादा होने की वजह से कई बार पौधे ज़्यादा मर जाते हैं पानी की उचित सिंचाई न होने से। तो जुलाई और अगस्त का महीना ऐसा है कि जहां आप आराम से अपने फल वृक्षों की देखभाल कर सकते हैं और आपकी जो मृत्यु दर है वो भी कम हो जाती है। तो जितने भी सदाबहार फल वृक्ष हैं उनको अभी लगाने का सबसे उत्तम समय है जी। तो सदाबहार फल वृक्ष जो हैं उनको लगाने का बिल्कुल सही समय चल रहा है ये, और आपको तैयारियां कर लेनी चाहिए। क्या तैयारियां करनी है, किस तरह से आपको देखभाल करनी है आगे चलकर, इन तमाम बातों के बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। बारिश का मौसम नए बाग लगाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इस समय वातावरण की नमी पौधों को आसानी से जमने में सहायक होती है। जो भी किसान फलों के नए बाग लगाना चाहते हैं उन्हें पहले बारिश से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अलग अलग पौधों के लिए मिट्टी और गड्ढे की गहराई अलग होती है। गड्ढे खोदने का काम जून तक कर लेना चाहिए ताकि बारिश शुरू होने से पहले गड्ढों की मिट्टी को कम से कम 15 दिन हवा लग जाए। गड्ढों की मिट्टी में से कंकड़ पत्थर आदि निकालकर उसमें सड़े गोबर की खाद मिला देना चाहिए। फिर गड्ढे में पानी भरने से मिट्टी बैठ जाती है, इसलिए गड्ढों को भरते समय मिट्टी की सतह जमीन से लगभग 2 इंच ऊंची रखनी चाहिए। पौधों की रोपाई
बारिश में जुलाई अगस्त के समय सही मानी जाती है। रोपाई करते समय क्षेत्र विशेष की जलवायु के हिसाब से पौध से पौध की दूरी रखें। साथ ही जुलाई अगस्त में जरूरी उर्वरक मिलाना चाहिए। सिंचाई की बात करें तो पौधे लगाने के पहले साल में सिंचाई 2 से 3 दिन के अंतराल पर, और जब पेड़ों में फल लगने लगे तो 2 से 3 सिंचाई उचित रहती है। फलों के बाग को रोगों और कीटों से बचाने के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही बाग में साफ सफाई करें और पेड़ों के पास गुड़ाई करके खाद डालें। दवाओं का इस्तेमाल हमेशा कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रुक कर लेते हैं डॉक्टर अजय का। डॉक्टर अजय, बांस की खेती की हम बात कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में, तो सबसे पहले शुरुआत इसी से करना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बांस की खेती का आखिर महत्व क्या होता है, क्यों हमारे किसानों को इस ओर अपना रुझान बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, बांस की खेती का महत्व ये जानना किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी हाल के समय में देखेंगे तो हमारा बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। अगर चाइना के साथ हमारा बहुत ज़्यादा बांस के हम इम्पोर्टर हो गए थे, तो अब तो हमें ज़रूरत है कि अपने उत्पाद को बढ़ा के, और जो हम इंडस्ट्री बोलती है, जैसे कि आपको बता देता हूँ, बांस का हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है ये। केवल स्टिक इंडस्ट्री की हम बात करेंगे, जिससे कि दांत की जो खोदने की छोटी छोटी स्टिक से लेके अगरबत्ती स्टिक, कुल्फी स्टिक, ये सारे स्टिक इंडस्ट्री ये खुद ही हजारों करोड़ में है। फिर टूथब्रश, ऐसे सब इंडस्ट्री हैं, सबके लिए बहुत बड़ा डिमांड क्रिएट हो गया है। तो इनके लिए तो चाहिए ही चाहिए। फिर खेती बाड़ी का बहुत बड़ा सेक्टर बांस के बिना दिक्कत हो जाता है, इतना क्लाइबर्स है। तो ये तो है। फिर आपको पता है कि हमारा इंडस्ट्रियल अगर देखेंगे तो आज के डेट में पेपर मिल्स को सप्लाई नहीं मिल पा रही है बांस की। तो ये सब हमें एक जनरल लेवल पे बहुत ही समस्या है। तो जब इतनी डिमांड है तो बांस का भाव इतना ज़्यादा जा चुका है कि आज एक रॉ बांस असम में 5 रुपए 60 पैसे प्रति किलो की दर से बिक रहा है, असम में, जहाँ की बांस बहुतायत में होता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ आके इसकी कीमत क्या होती है। एक डंडे की कीमत अभी हमारे उत्तर भारत में और मध्य भारत में भी, महाराष्ट्र और तरफ में 150 से 200 रुपए प्रति डंडा 24 फीट वो उसकी कीमत जा रही है। तो किसान इसकी अनुमान लगा सकते हैं। और एक जो क्लम्प होता है, गुच्छा होता है, बीड़ा, उस बीड़े में हम जब खेती करते हैं 8-10 साल का ग्रोथ हो जाता है, तो हर साल 4, 5, 6 इस तरह से आते हैं। तो किसानों को इसमें बहुत अच्छा रिटर्न है। सघन और अच्छी खेती करे तो आपको प्रति एकड़ 1 लाख से आराम से इसमें रिटर्न मिल रहा है आज के दिन में। जी, तो हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी खेती साबित हो सकती है, काफ़ी अच्छी आय अर्जित कराने में मददगार साबित हो सकती है बांस की खेती। लेकिन अभी इसको करना कैसे है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ किसान इससे जुड़े हुए हैं लेकिन अभी भी कुछ इसकी खेती नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें जागरूक करने के लिए आज का हमारा ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं, ताकि हमारे किसानों को पता चल सके कि किस तरह से वो शुरुआत कर सकते हैं और आगे चलकर किस तरह से देखभाल करके अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। तमाम जानकारियां हम हमारे विशेषज्ञ से हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। लोकप्रिय हो रही बांस की खेती अब व्यावसायिक खेती का रूप ले चुकी है। बहुउपयोगी बांस की बढ़ती मांग को देखते हुए बांस अब किसानों और निवेशकों के लिए फायदे का सौदा बनता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण बांस को आसानी से उगाया जाना है। इसे वर्ष भर किसी भी समय किसी भी मिट्टी में हल्की छाया देकर उगाया जा सकता है। बांस लगातार मुनाफा देने वाली फसल है। बांस का जीवन 1 से 50 साल तक होता है। इसका मतलब है कि एक बार बांस लगा देने के बाद दोबारा लगाने की जरूरत नहीं होती। इसकी खेती करने के लिए बुआई से पहले गहरी जुताई कर क्यारियां बनाकर बीज बोना चाहिए और हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बुआई के पहले सप्ताह में ही पौधे निकलने लगते हैं। पौधे जब कुछ बड़े हो जाए तब इनकी रोपाई करनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में 4-4 मीटर की दूरी पर पौधे उगाकर
5वें वर्ष से करीब 3125 बांस हर साल उगाए जा सकते हैं। साथ ही बांस को किसी भी प्रकार के कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती। वहीं बांस का पौधा भूमि संरक्षण का भी कार्य करता है। बांस से करीब 1500 प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं और यही कारण है कि हमेशा इसकी मांग बनी रहती है। छोटे किसानों में बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार योजनाएं भी चला रही है। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी बांस की खेती पर, और आपको बता दें कि अगर इन दोनों ही विषयों के संबंध में आपके पास कोई सवाल हैं तो आप अपना फ़ोन उठाइए, टोल फ्री नंबर डायल कीजिए और आप हमें कॉल करिए। अपने सवालों के जवाब हमसे हासिल करिए, हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शर्मा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा, आपने बताया कि सदाबहार फल वृक्षों को लगा सकते हैं इस समय, तो क्या वो बाग की तैयारी करने के लिए अभी समय है या फिर निकल चुका है? देखिए, अगर आप वैज्ञानिक पद्धति से फल वृक्ष लगाना चाहते हैं, चाहे आप वो अपने किचन गार्डन के लिए लगाना चाहें, चाहे बड़े स्तर पर लगाना चाहें, प्लानिंग बहुत आवश्यक है जी। कि उसके लिए बेहतर तो ये होता है कि अगर हम इसकी तैयारी जून के महीने से शुरू करते हैं, क्योंकि जून के महीने में तापमान इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप जो गड्ढा खोदेंगे और गड्ढा खोद के अगर आप उसको 8-10 दिन खुला छोड़ देंगे तो उस मिट्टी में और उस गड्ढे के अंदर अगर कोई दीमक है, कोई बीमारी है या कोई दूसरे कीटाणु हैं तो वो स्वतः ही मर जाते हैं और जो बाद में पौधे को रिस्क कम रहता है। तो बेहतर होता है कि अगर इसकी तैयारी आप जून से करें तो बहुत अच्छा है, ताकि उसमें 10-15 दिन अच्छी धूप लग जाए और उसको बिल्कुल खुला छोड़ दें और जो मिट्टी उसकी है उसको भी एक्सपोज करें, ताकि अधिक तापमान से उसमें कोई भी कीटाणु है, कोई बीमारी के अवशेष हैं या कोई कीट है वो स्वतः ही मर जाते हैं। तो इसके बेहतर है कि ज्यादा गर्मी से उन स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। सोलराइजेशन जिसको हम वर्ड यूज करते हैं, सौरीकरण, कि सूर्य की धूप से ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसे किसान भाई जो ये काम नहीं कर पाए हैं उनके लिए सलाह है, क्योंकि इस महीने अगर आप इस वक्त गड्ढे को खोद रहे हैं तो उसको ज्यादा देर तक खुला न छोड़ें, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो गड्ढे में पानी भर जाएगा और फिर जो आपका जो रोपण का कार्य है वो देरी से हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और गड्ढे को खोद रहे हैं, अगर वहाँ दीमक है तो वहाँ क्लोरपाइरीफॉस नामक दवा लगभग 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर गड्ढे के अंदर छिड़क दें, क्योंकि दीमक की प्राय समस्या रहती है। और जो मिट्टी है उस मिट्टी को भी आप अगर ट्रीट कर दें, उपचारित कर दें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि उसमें जो है आगे आने वाले काफ़ी समय तक उसमें दीमक का प्रकोप नहीं होगा और पौधा आपका सुरक्षित रहेगा। जो गड्ढे का हम आकार है या फिर साइज अगर हम बात करते हैं तो वो कितना होना चाहिए, क्षेत्रफल कितना होना चाहिए उसका? देखिए, अगर हम सिलसिलेवार बात करें प्रणालीबद्ध, तो सबसे पहले तो ये होता है कि हमें ये देखना है कि पौधा हमें किस जगह लगाना है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर रेखांकन उसका करना पड़ता है। और रेखांकन के लिए आप हमेशा किसी भी नज़दीकी केवी के एक्सपर्ट या किसी भी वैज्ञानिक की सलाह लेके उसका लेआउट करें कि आप किस पद्धति से उसको लगाना चाहते हैं। जब हम ये निर्णय ले लेते हैं कि हमें इस पद्धति से लगाना है और यहाँ गड्ढा खोदना है, तो उस गड्ढे को हम अक्सर 1 घन मीटर का गड्ढा खोदते हैं, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। और उस गड्ढे को खोदने के बाद उसकी जो मिट्टी होती है, ऊपर की मिट्टी को 6 इंच की जो ऊपर की मिट्टी है उसको एक साइड रख लेते हैं और जो नीचे की जो मिट्टी होती है उसको दूसरी साइड रख लेते हैं, क्योंकि ऊपर की जो 6 इंच की भूमि है उसमें पर्याप्त खाद्य तत्व होते हैं, तो उसमें गोबर की खाद मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो नीचे की जो मिट्टी होती है उसको हम दूसरे साइड रखते हैं, तो क्योंकि उस मिट्टी में कोई खाद्य तत्व नहीं होते, कोई फर्टिलाइजर हमने उसमें नहीं डाला होता। तो 1 घन मीटर का गड्ढा खोदने के बाद उसको हम 15 दिन के लिए खुला छोड़ देते हैं, 12 से 15 दिन के लिए धूप में। लेकिन जैसे अभी बरसात का समय चल रहा है तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हमारे किसान? ऐसे में आप ये करें कि जैसे मैंने बताया कि आप 1 घन मीटर का गड्ढा खोदें और उसकी ऊपर की मिट्टी को एक तरफ रखें और दूसरी जो नीचे की मिट्टी है उसको दूसरे साइड रख लें और उसमें से कुछ मिट्टी को हटा दें और उस मिट्टी में कम से कम 25 से 30 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद या 15 से 20 किलोग्राम जो वर्मी कंपोस्ट है, केचुए वाली खाद, उसको मिक्स करके सबसे पहले जो हमारी ऊपर की मिट्टी थी उसको हम पहले भरते हैं गड्ढे में और जो जिसमें आपने गोबर की खाद मिलाई हुई है या जिसको उपचारित किया हुआ है उसको हम
ऊपर से भरते हैं और ज़मीन से कम 2 इंच ऊपर तक भर देते हैं उसको, जी। ताकि जो हम पौधा लगाएं तो जो है अगर मिट्टी बैठती है पानी लगाने के बाद, वैसे तो माफ कीजिएगा डॉक्टर शर्मा, इस प्रक्रिया को पूरे आपसे विस्तार से हम जानेंगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल हम जान लेते हैं, उन तक जवाब जरूर पहुंचा देते हैं। इस वक्त राजस्थान से मुकेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका मुकेश जी? हाँ मैडम जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? बांस की जानकारी लेना चाहता था मैडम। बांस की खेती करना चाहते हैं आप? जी, झालावाड़ राजस्थान से बात कर रहे हैं डॉक्टर अजय हमारे कॉलर, और जानना चाहते हैं बांस की खेती के बारे में। क्या इस क्षेत्र में संभव है बांस की खेती? तो किस तरह से शुरुआत करें अगर है संभव तो? हाँ मुकेश जी, हेलो, नमस्कार मुकेश जी। जी जी हाँ, अब मैं पहले बोलूंगा कि बांस ऐसा नहीं है कि राजस्थान में नहीं होता है। बांस राजस्थान का में बांसवाड़ा पूरा इलाका ही इसी के लिए फेमस है, तो बांस तो वहाँ होता है। हम हमेशा बोलते हैं कि झालावाड़ में पॉसिबिलिटी है, बट तभी जब उसका डिमांड, हमेशा पूछता हूँ कि क्यों बांस की खेती करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कि हाँ मेरा ये डिमांड है। किसानों को कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए, तो नजदीक के मार्केट में जाएं और पूछें कि भाई आप कितने पे मेरा बांस खरीदोगे, और कितने पे आप, पहले तो पूछेंगे कितने में आप बेचते हो और कितने पे खरीदोगे। वही जो खरीदोगे वाली रेट होती है उसी को हिसाब पे रख के करें। उसके बाद वहाँ की सॉइल की पीएच की जांच करा लें। पीएच बांस के लिए एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि 6.5 के आसपास हो, 7 से नीचे होना चाहिए। थोड़ी सी अम्लीयता हो तो चलेगी, लेकिन ये खारी मिट्टी में नहीं हो सकता। तो हो सकता है झालावाड़ वाले इलाके में भी हो सकता है। लाठी बांस आप ट्राई कर सकते हैं, हरियाणा में भी कई लोग ट्राई कर रहे हैं। और पानी अगर आपके पास समुचित है, क्योंकि बांस पानी बहुत प्यार करता है, बांस पानी को, बांस की मतलब मुख्य आवश्यकता है पानी। तो अगर पानी है, खासकर पोखरा का किनारा है, नहर का किनारा है, ऐसी जगहों का चुनाव करें तो आप कर सकते हैं। और उसके लिए एक जनरल बात अदिति जी जो थी कि हम हमेशा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हम भी यही कहते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर ट्रेंच मेथड हो जाए, क्योंकि अब इतने समय में थोड़ा अरेंज करना मुश्किल होता है, तो जेसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ट्रेंच ले लेते हैं, और हम कहते हैं कम से कम बांस के लिए 60 बाई 60 सेंटीमीटर, मतलब 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट का गड्ढा अगर खोदते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक 2 फीट का सीधे ट्रेंच ले लें, और उस ट्रेंच में तब बांस की रुपाई करें। 4 बाई 4, 3 बाई 3 और 5 बाई 5 इस तरह का है। कई तरह के बांस हैं। अगर आप लाठी बांस लगा रहे हैं या बॉर्डर पे लगा रहे हैं, तो आप 2.5 बाई 2.5 मीटर का भी गैप से लगा सकते हैं। अगर बीच खेत में लगा सकते हैं तो आप 3 बाई 3 पे लगा सकते हैं। वो पतला बांस होता है। उसके बाद मोटा बांस, अगर मध्यम क्वालिटी का, जैसे टुल्डा है जी। हाँ, लेकिन तो शुरुआत में यहाँ पर जांच करवा लेनी बहुत जरूरी है ना, कि मिट्टी का पीएच कितना है और पानी की उपलब्धता किस तरह से है और बाजार मांग कैसी बनी हुई है, उसके अनुसार ही ये चुनाव कर सकते हैं कि ये बांस की खेती कर सकते हैं या फिर नहीं। जी, ये सभी किसानों के लिए है। जी बिल्कुल। डॉक्टर ठाकुर, इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। राजस्थान से ही हमारे साथ एक कॉलर है, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि बांस का बीज कहाँ उपलब्ध होगा? जी, बांस की खेती करना चाहते हैं हनुमानगढ़ से डॉक्टर अजय, बीज के बारे में जानना चाह रहे हैं, कहाँ से ले सकते हैं? हाँ, बीज में जी, बीज आप ले सकते हैं। वैसे तो अभी जो लाठी बांस है, इसकी सबकी बीज की उपलब्धता 1-1.5 महीने पहले थी, अभी उपलब्धता खत्म हो गई। अब आपको सीडलिंग ही मिलेगा, और एफआरआई में तो है ही है। आप नजदीक के वन विभाग पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बांस के बीज अभी के हिसाब से बीज की देरी हो चुकी है, क्योंकि ज्यादातर जो बांस की बीज की उपलब्धता है वो मई महीने में होती है। और बांस का अभी केवल 2 ही बांस का इस साल, बांस तो 40 साल में बीज देता है, तो लेकिन इस साल हमें लाठी बांस और बैम्बूसा पॉलीमॉर्फा 2 का बीज मिला है। हाँ, इनके पौधे अगले साल की तैयारी के लिए हमारे पास उपलब्ध होंगे। एफआरआई देहरादून में भी उपलब्ध है, और मेरे संपर्क पे कर सकते हैं कई जगह।
तो वहाँ पे भी ये उपलब्ध हो जाता है। लाठी बांस कई जगह उपलब्ध है आपको। जी बिल्कुल, तो आप इस तरह से संपर्क कर सकते हैं। और मई के महीने में जो बीज की उपलब्धता है वो काफ़ी अच्छी रहती है। अभी फ़िलहाल की बात करें तो शायद नहीं है, लेकिन आप फिर भी संपर्क कर सकते हैं नज़दीकी वन विभाग में, या फिर जो FRI देहरादून में स्थित हैं जहां पर डॉक्टर अजय ठाकुर कार्यरत हैं, यहां पर भी आप संपर्क करके इसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। और डॉक्टर शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे फलदार पौधों की रोपाई और देखभाल के बारे में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं फलदार पौधों की रोपाई और देखभाल, साथ ही बांस की खेती के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर डायल कीजिए और आपके सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ जरूर आप तक पहुंचाएंगे। और आपको बता दें इस वक्त भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लातूर महाराष्ट्र से विजय पाटिल जी ने हमें कॉल किया है। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या है आपका सवाल? मैं लातूर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ जी। मैम, मुझे अनार की खेती के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए और स्पेशली उसकी मार्केटिंग के बारे में। जी डॉक्टर शर्मा। देखिए, महाराष्ट्र अनार के लिए बहुत अच्छा स्टेट माना जाता है। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूंगा, आपके नज़दीक जो सोलापुर जगह है और वहाँ पे हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का बहुत बड़ा अनार का अनुसंधान क्षेत्र है, जहाँ से आपको पौधे सारी तरह की जानकारी मिल सकती है। लेकिन जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया है कि मार्केटिंग का, मैं आपको बता दूं कि अनार बहुत ही एक अच्छा फल है आर्थिक दृष्टिकोण से। और एक तो इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है, जो भंडारण क्षमता होती है, बहुत अच्छी होती है और एक अच्छी खासी मात्रा में इसका निर्यात दूसरे देशों को भी किया जा रहा है। तो किसानों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि जिस क्षेत्र में अनार की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, आप अनार की खेती अवश्य करें। और आपको पौधे और जो उसके लिए आवश्यक चीज़ें हैं, अगर बेहतर होगा कि अगर आप महाराष्ट्र में जो हमारा सोलापुर में संस्थान है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पोमग्रेनेट, वहाँ पे आप जाएं और वहाँ से आपको पौधे भी मिल जाएंगे और अच्छी प्रजाति के पौधे आपको वहाँ से मिलेंगे। और आप इसको जरूर करें, क्योंकि बाजार में इसकी बहुत मांग है, घरेलू बाजार में भी और निर्यात के दृष्टिकोण से भी। जी, और समय समय पर संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, वो तो वहाँ पर भी आप हाँ। संपर्क कर लेंगे तो आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि कब ट्रेनिंग हो रही है, तो आप उसके अनुसार ट्रेनिंग भी अटेंड कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद अनार की खेती अच्छे स्तर पर शुरुआत कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर शर्मा बता रहे थे कि गड्ढों की तैयारी किस प्रकार करें और फिर खेत या बाग लगाने की तैयारी किस प्रकार करें, इस पर आप अपनी बात कहें फिर से। हाँ, एक बात तो मैं और जोड़ना चाहूँगा। जैसे मैं पहले कह रहा था कि मिट्टी की जांच की बात चली थी, तो बेहतर होगा कि आप मिट्टी की जांच के साथ साथ जो पानी है सिंचाई का, उसकी जांच बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मिट्टी की जो लवणता होती है, मुख्य तौर पे हम उसके लिए पीएच और नमक के लिए उसकी जांच करवाते हैं। तो मिट्टी की जो लवणता, उसको तो हम गोबर की खाद मिला के पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो सिंचाई के लिए जो आप जल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसमें लवणता है तो वो एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इसलिए जब भी किसान भाई चुने फसल कि कौन सी फसल हमें लगानी है, तो जो उनके पानी की लवणता है और जो उनके पानी की रिपोर्ट है, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के तौर पे हम नापते हैं और मृदा के पीएच को।
तो उससे पता चलता है कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है। तो पानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि पानी आपको जीवन भर इस्तेमाल करना है, उसी पानी से आपको सिंचाई करनी है। तो एक तो बात ये रही। जहाँ दूसरी गड्ढों की जो हम बात कर रहे थे, हमने कहा था कि गड्ढे हमेशा ज़मीन से थोड़ा ऊपर तक भरें और हो सके तो उसमें थोड़ा सा सिंचाई भी कर दें। 1-2 बाल्टी अगर उसमें पानी डाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे गड्ढे की मिट्टी कितनी नीचे जा रही है जी। क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि जब एक बार पौधा लग जाता है उसके बाद अगर मिट्टी नीचे जाती है तो उसकी जड़ें खुल जाती हैं, और फिर जब हम उस पर ज़्यादा मिट्टी चढ़ाते हैं तो उसका जो ग्राफ्ट यूनियन है, जिसको हम प्योंदी जगह कहते हैं, वो ज़मीन के अंदर चली जाती है और ऐसा पौधा मर जाता है। तो किसान भाइयों के लिए ये भी एक बहुत बड़ी सीख है कि ऐसा पौधा आप कतई न खरीदें जिसकी जो प्योंद जो है कम जो है 20 सेंटीमीटर से नीचे लगी हो, क्योंकि ऐसे पौधों की प्योंद अक्सर जो है ज़मीन के अंदर चली जाती है और वहाँ से पौधा मर जाता है। तो गड्ढे के साथ साथ उसमें कितनी मिट्टी भरी जानी है, फिर उसमें आप सिंचाई अवश्य करें, और अगर मिट्टी नीचे बैठती है तो उसमें और मिट्टी डालें और उसके बाद उसमें पौधा लगाएं, ताकि आपका जो ग्राफ्ट यूनियन है वो हमेशा ज़मीन से कम 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर रहे। तो ऐसा पौधा मरने के लिए उतना जो है ससेप्टेबल नहीं होता जितना कि अगर उसकी प्योंद नीचे चली जाती है। जी, तो इस तरह से तैयारियां यहाँ पर हमारे किसान भाई बहन कर सकते हैं। और भी जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, सवाल जान लेते हैं उनका। महाराष्ट्र से नाना राव जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आइए जान लें क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो मैम जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मेरा एक सवाल है कि मैं बुलढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी। अगर अपन ने बाग की खेती करना चाहते हैं तो उसको फॉरेस्ट का परमिशन लगता है क्या? जी, बांस की खेती करना चाहते हैं डॉक्टर अजय, ये महाराष्ट्र बुल्डाना से बात कर रहे हैं और परमिशन की बात कर रहे हैं। किसी तरह की परमिशन की जरूरत होती है इसके लिए? यहाँ पर डॉक्टर अजय से अभी फिलहाल संपर्क नहीं है। और नाना राव जी, आपके सवाल का जवाब अभी जैसे ही हमारे विशेषज्ञ जुड़ते हैं हमारे साथ, वो ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। हम उनसे संपर्क करेंगे और आपके सवाल का जवाब आप तक ज़रूर पहुंचेगा यहाँ पर कि किसी तरह की परमिशन की, अनुमति की ज़रूरत होती है या फिर नहीं। फिलहाल हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप इंतज़ार कीजिए, आपके सवाल का जवाब ज़रूर आपको मिलेगा। डॉक्टर शर्मा, आपने बता दिया कि तैयारियां यहाँ पर किस तरह से करनी हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो हम प्रबंधन कार्यों पर भी आ जाते हैं। रोपाई पहले हम बात कर लेते हैं। रोपाई करते समय किस तरह की सावधानी बरतें, क्योंकि बरसात भी हो रही है। देखिए, एक बहुत आवश्यक बात है कि बाग का जो बिजनेस है ये बहुत ही प्लान तरीके से होना चाहिए। जी, जैसे आप शुरुआत से कह रहे हैं कि योजनागत तरीके से होना चाहिए, तो चलिए मैं पहले योजना के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि कौन सा फल हम लगाएं जी, उस फल की कौन सी प्रजाति हमारे क्षेत्र के लिए ठीक है, और हमें पौधा कहाँ से लेना है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि आपने पहले गड्ढे खोद लिए फिर आप उसके बाद प्लान करते हैं कि हम पौधा कहाँ से उठाएं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पौधा आप पहले बुक करा देंगे और ये एक होमवर्क है कि कैसे गड्ढा खोदना है, उसमें गोबर की खाद मिलानी है, फिर उसकी फिलिंग करनी है। तो हमें सबसे आवश्यक बात है कि जो भी पौधा हम लें वो या तो किसी प्रमाणित नर्सरी से लें या किसी सरकारी नर्सरी से लें, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा एक उपक्रम चलाया जा रहा है जिसमें प्राइवेट नर्सरी की भी रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो अगर वो नर्सरी रजिस्टर्ड है और उसकी एक्रेडिटेशन हो चुकी है तो बेहतर है कि आप उनसे भी पौधा खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सबसे मुश्किल बात यही है कि हम अगर गलत गुणवत्ता वाला पौधा अगर लगा जाते हैं तो फल का जो पौधा होता है वो 20 साल 30 साल 40 साल तक चलता है। तो वो गलती जो शुरुआत में हो गई फिर उसको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसलिए पौधा जो हमें खरीदना है वो हमेशा किसी विश्वसनीय नर्सरी से खरीदना है, चाहे वो प्रमाणित हो या कोई सरकारी नर्सरी हो। हर क्षेत्र में जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं या ICR के संस्थान हैं या कोई सर्टिफाइड नर्सरी आपके आसपास है, उन्हीं से आप पौधा खरीदें और कोशिश ये करें कि पौधा कभी भी 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। पौधे का चुनाव बहुत आवश्यक है। फल का चुनाव, उसकी प्रजाति का चुनाव, उसकी पौधे की बनावट कैसी है, क्या उसका जो ग्राफ्ट यूनियन फॉर्मेशन का जो पॉइंट है प्योंदी वो ज़मीन से 20 सेंटीमीटर ऊपर है कि नहीं है, और उसकी वैरायटी वही है जो हमें चाहिए थी, वो स्वस्थ है और 1 साल से पुराना पौधा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1 साल से पुराना पौधा अगर आप जो नर्सरी में होता है उसकी जड़ें जो है कॉइल कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं और फिर उसका जो विकास है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए 1 साल से
पहले ही पौधे को हम लगाएं। 1 साल से ज़्यादा उम्र का पौधा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर बेहतर है कि अगर आपको पॉली बैग में पौधा मिल रहा है, पॉलीथीन के जो लिफाफे आजकल जो नर्सरी के लिए इस्तेमाल होते हैं, अगर उसमें पौधा है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसे पौधे की जड़ें जो है एक जगह से दूसरी जगह लाने में टूटती नहीं है, उनको नुकसान नहीं होता, और आप आराम से उसकी पॉलीथीन को ब्लेड से काट के और उसको यथास्थान लगा सकते हैं। जी, तो पौध जो है वो प्रमाणित संस्थान से ही लेनी है और सावधानी पूर्वक ही आपको लाना है, और 1 साल से पुराना पौधा ना हो, इस बात का भी आप ध्यान रखें। उसकी बनावट वगैरह का भी आप थोड़ा बहुत ध्यान यहाँ पर जरूर रख लें। रोपाई किस तरह से करनी है जान लेंगे हम हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन इस वक्त डॉक्टर अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे कॉलर का जवाब हम उन तक पहुंचा देते हैं। डॉक्टर अजय, नाना राव जी ने महाराष्ट्र से कॉल किया और वो बांस की खेती करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किसी तरह की परमिशन की जरूरत तो नहीं होती इसकी खेती के लिए? नहीं, एक्चुअली महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी बात यह है कि वहाँ महाराष्ट्र स्टेट बैम्बू मिशन ऑलरेडी एक्टिव है, तो वो अगर बांस लगाएंगे और शुरू से उनसे कांटेक्ट करें तो प्रति पौधा उनको 120 रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी, जो कि पहले साल में 60 रुपए, दूसरे साल में 40 रुपए और फिर 20 रुपए, हो सकता है 60-30-30 भी हो। तो इस तरह का उसमें प्रावधान है उनके पास। और नाना राव जी लगाएं, लेकिन उन स्टेट बैम्बू मिशन को, कोई भी लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करेंगे तो वो बता देंगे और वो सब्सिडी लें, उसका फायदा लें। साथ के साथ वो पौधे दिलवाने में भी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव स्टेट बैम्बू मिशन मानता हूं मैं। और वो जब शुरू से जानकारी दे देंगे तो उनको सबसे बड़ा फायदा होगा कि काटने में भी जो बांस वो लेके, क्योंकि अब तो बांस कहीं भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक प्रूफ चाहिए कि वो जंगली बांस नहीं है, तो वो वहां से साथ में सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा कि भाई ये वहीं का लगाया हुआ बांस है, तो आराम से कहीं भी इंडिया के किसी कोने में वो बेच सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर जलवायु उपयुक्त हो, महाराष्ट्र में ज्यादातर जगहों में जलवायु उपयुक्त है, पीएच जरूर जांच करा लें। अगर सॉइल अगर कॉटन वाली है, दूसरी है लाल वाली, तो दिक्कत नहीं होती है, और कॉटन वाली है तो बहुत अच्छा है। अंगूर के अगर बेल्ट में, नाना जी का एरिया नहीं मुझे पता, लेकिन अगर अंगूर के बेल्ट में, बुल्डाना से बात कर रहे हैं। बुल्डाना, अच्छा ठीक है। तो अंगूर एरिया के आसपास में हो, अगर 100 किलोमीटर के भी हो, तो वहां पे एक बहुत अच्छा डिमांड है, मनागा बोलते हैं वहाँ, डेंड्रोकैलामस स्टॉक्साई। पर महाराष्ट्र में जो बहुत अच्छे से बांस हो रहा है उसका जिक्र कर देता हूँ। स्टॉक्साई जो है ये वैसे कोंकण एरिया का बहुत अच्छा बांस है, लेकिन कई इलाकों में हो रहा है, किसान मेहनत करके बहुत ही बढ़िया बढ़िया उसका क्रॉप ले रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा है कि टुल्डा भी वहाँ बहुत अच्छा आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा बांस माना जाता है। अगर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो महाराष्ट्र से लेके रतलाम और इंदौर के आसपास में इसकी खपत बहुत अच्छी है। नागपुर बहुत बड़ा मंडी है पूरे, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में यहाँ पर आसानी से बांस की खेती कर सकते हैं। नेशनल बैम्बू मिशन से भी जुड़ सकते हैं, इन्हें सब्सिडी भी मिलेगी, और वन विभाग जो निकटतम है वहां पर आप संपर्क करके इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं, जानकारी हासिल करके शुरुआत इसकी जरूर कर सकते हैं। हम भी बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। एक और कॉलर हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं मध्य प्रदेश नीमच जिले से बोल रहा हूँ, बांस की खेती लगाना चाहता हूँ। जी, बांस की खेती करना चाहते हैं, उसके लिए जानकारी हासिल करना चाहते हैं आप? हाँ, कौन कौन सी वैरायटी अच्छी रहती है, कौन सी? जी, डॉक्टर अजय नीमच से बात कर रहे हैं हमारे कॉलर, वेराइटीज वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में अच्छी बात है कि सेंट्रल इंडिया में है, पानी जहाँ पे हो, तो मध्य प्रदेश में 2 बांस तो पहले से बहुत होता है, एक लाठी बांस और एक कांटा बांस। लेकिन अगेन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी इंडिया में 2 बांस लगाने से आपको बहुत बड़ा फायदा है। एक है बैम्बूसा टुल्डा बांस, और मध्य प्रदेश में आपको, जैसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश स्टेट बैम्बू मिशन इक्वली गुड है महाराष्ट्र स्टेट बैम्बू मिशन की तरह, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। टुल्डा और दूसरा बैम्बूसा बालखुआ, उनसे संपर्क करें, सब्सिडी भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, हेल्प भी करेंगे, और जैसे हमसे भी कांटेक्ट करा देते हैं, FRI भी ट्रेनिंग देता है बांस के लगाने से लेके कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे उसका पौधा नया बनाएं, तो उसमें तो ये पूरा हेल्प करते हैं, वो हमसे कोऑर्डिनेटेड है, बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेटेड है।
जी, तो मध्य प्रदेश में आप आसानी से कर सकते हैं। आप स्टेट बैम्बू मिशन से भी जुड़ सकते हैं और उसका पूरा लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। और FRI देहरादून से भी आप संपर्क कर सकते हैं अगर और विस्तार से आप इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो। आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर शर्मा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शर्मा, आपने बता दिया पौध लेना कहाँ से है और किस तरह का पौध होना चाहिए, उसके बाद का कदम क्या होना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, जब आपने पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया कि गड्ढे की फिलिंग भी आपने कर ली, उसमें इरिगेशन करके भी देख ली, अगर मिट्टी उसकी बैठी थी तो आपने मिट्टी भी उसमें डाल दी। जब इतना काम आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप पौधा लेने के लिए निकलें, क्योंकि होमवर्क जो है, जो गृह कार्य जिसको हम कहते हैं, वो पूरा होना बहुत आवश्यक है। कई किसान भाई हमारे यहाँ आते हैं कि जैसे एक पौधा उनको चाहिए किचन गार्डन में लगाने के लिए, लेकिन जब पौधा खरीद लेते हैं उसके बाद प्लान करते हैं कि इसको कहाँ लगाना है। तो ऐसी इतने समय तक पौधा बाहर जिंदा नहीं रह सकता अगर वो पॉलीथीन के लिफाफे में नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब ये काम पूरा समाप्त कर लें उसके बाद पौधा लेने जाएं। और पौधा लेते वक्त इस बात का, जैसे हमने बताया कि आपको प्रजाति पौधे का स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। 1 साल से पुराना ना हो, उसमें कोई बीमारी न लगी हो, उसमें पर्याप्त पत्ते हों, और सबसे बड़ी बात है कि जड़ की तरफ से कोई दूसरी शाखा नहीं निकली होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी कलम जहाँ लगी हुई, प्योन जहाँ लगी हुई है, उसके नीचे से कोई शाखा उसमें नहीं होनी चाहिए। और ऐसे पौधे को हम सावधानी पूर्वक, अगर आपको बहुत दूर से लेके आना है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उसका जो अर्थवाल होता है उसके साथ जो मिट्टी होती है, क्योंकि यही मुख्य अंतर है सदाबहार फल वृक्षों और पर्णपाती वृक्षों में, कि जैसे अगर सेब नाशपाती हम लगाते हैं तो उसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जो सदाबहार फल वृक्ष हैं उन पर पत्ते रहते हैं, पत्ते पानी उड़ाते हैं, तो आपकी जो मिट्टी है वो नहीं टूटनी चाहिए। और अगर आपका पौधा पॉलीथीन बैग में है तो लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि उस पॉलीथीन को एक हल्के ब्लेड से काट के निकाल के तब पौधा लगाएं, अदरवाइज पौधे का विकास में व्यवधान रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें तो लगाते समय भी ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है, तभी आगे चलकर आपको फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो पौधों की बढ़वार है वो भी काफ़ी अच्छी हो पाएगी। और किस तरह की सावधानियां लगाने के पश्चात आपको अमल में लानी है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका ही मजा, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं
तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं फलदार पौधों की रोपाई और देखभाल पर और साथ ही बांस की खेती पर। आपके पास कोई सवाल है तो आप जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर डायल कीजिए क्योंकि समय अब काफी कम ही रह गया है। और आपको बता दें इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में। हेलो हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। गोपाल जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि जो मैं बांस की खेती कर रहा हूँ लेकिन इसे मैं जो पेड़ नहीं उगता है इसमें, तो क्या करूँ मैडम? डॉक्टर अजय, क्या कहेंगे? नया पेड़ नहीं उगता है, बांस की खेती कर रहे हैं, ओडिशा से बात कर रहे हैं ये। जी जी जी, तो इसमें सुनिए मैडम जी। हेलो, इसमें 2-3 बरस हुआ है, कोई भी पेड़ नहीं उगता जी। पेड़ों में बढ़वार नहीं हो रही है डॉक्टर अजय? जी जी, वो कह रहे हैं कि नया शूट नहीं आ रहा है। ये हमेशा वो होती है जब आपको बहुत ज्यादा घना हो जाता है, तो हम हमेशा कहते हैं कि इसको समय पे बांस का जो पुराना 2 साल या 3 साल पुराना है वो काट लें और काटने के बाद उसका उर्वरक से उपचार कर लें। तो उपचार करने का बरसात का महीना है, तो हम अभी बोलते हैं इनका बहुत पुराना है तो आराम से इसमें कम से कम 2 से 3 बाल्टी गोबर, 3 बाल्टी ही गोबर रखें क्योंकि ये पुराना है। आयु का तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है, मैं अनुमान करता हूँ कि 7-8 साल पुराना होगा तो 3 बाल्टी, अगर ये 4-5 साल पुराना होगा तो 2 बाल्टी गोबर। और उस गोबर के खाद में कम से कम ये 50 ग्राम यूरिया और कम से कम 50 ग्राम यूरिया और कम से कम 100 ग्राम डीएपी और 150 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, ये तीनों मिलाएं, अच्छी तरह पूरा मिलाएं। और उसके चारों तरफ बांस के जो हैं, बांस के बीच में नहीं डालें, उसके चारों तरफ कम से कम 1-1 फुट दूर करके हल्का करके डाल दें। और डालने के बाद पास से मट्टी चढ़ाएं। बांस में हमेशा मट्टी चढ़ाना बोलते हैं, और कम से कम 6 इंच 8 इंच मट्टी बगल से लेके उसमें चढ़ा दें। इनका पक्का बढ़वार होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई समस्या आती है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में हम बात कर लेंगे। मेरा नंबर है 9410150981, व्हाट्सएप नंबर है। किसान भाइयों को बोलता हूँ कि इसमें आराम से हलो कर लें, मैं उनको बाद में भी सलाह और दे सकता हूँ। जी, तो हमारे विशेषज्ञ ने अपना नंबर भी दे दिया है, इस पर भी आप सीधा संपर्क कर सकते हैं और पूरा उपाय बता दिया है कि आपको किस तरह से प्रबंधन करना है, जिससे आप जो समस्या कह रहे हैं कि नए पेड़ नहीं आ रहे हैं, इससे आपको निजात मिल पाएगा और आपकी बांस की खेती काफ़ी अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। डॉक्टर अजय, आप लगातार बता रहे हैं कि हमारे किसान इसकी खेती कर सकते हैं और जो किसान इसकी खेती से जुड़े हुए हैं वो इससे अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं, तो किस तरह के प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है और हमारे किसानों को इसकी खेती करते समय? अदिति जी, आपने बड़ा एक ब्रॉड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, क्योंकि ये टाइम वही है। हम क्योंकि ऑलरेडी जो डॉक्टर साहब ने भी पहले बताया कि लगाने की तैयारी तो हम बहुत पहले कर चुके थे, अब तो हम संसाधन मैनेज करेंगे। तो अब हम जो बोलते हैं कि अगर जिसने लगा दिया है उसको, जिसने 1 साल पुराना है या 2 साल पुराना है, उसको मैंने बताया कि कम से कम वो 2 बाल्टी गोबर की खाद और वो शुरुआत में 25 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम, अगेन यहाँ पे 100 ग्राम डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटास अगर उन्होंने पहले डाला हो तो कोई बात नहीं है, नहीं डाला हो तो बांस में पोटास से बहुत फायदा होता है, वो डालें। और चूंकि ये बरसात का मौसम है तो मैं एक सेफ साइड में हमेशा बोलूंगा कि 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड, बेविस्टीन जैसा लगा के 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से कम 10 ml पानी में, पर ये शाम को करे, बाकी वो दिन में। और वो अच्छे से मिट्टी को चारों तरफ मिला दें और वो बांस के चारों तरफ उसके आसपास में डाल दें। और 3 साल से ऊपर का है तो मट्टी जरूर चढ़ाएं आसपास। बांस की एक सबसे अच्छी बात है कि अपने आसपास की मट्टी को बहुत अच्छा कर देता है। लेकिन क्या होता है कि बांस की जब जड़ बढ़ती है, ये घास की तरह होती है, तो ये आगे आपके 1 मीटर तक बढ़ती रहती है। तो अब उसमें कंपटीशन इतना हो जाता है कि वो मर जाता है। वो जो छोटी छोटी जड़ें हैं जाल की तरह, वो मर जाती है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं, नया जड़ आता है और फिर से वो नया तरह से ले लेता है। और काफी अच्छी जो बांस में कलम है जिसकी वो बात कर रहे थे कि नया फूट नहीं रहा है पौधा, मतलब वो नया कलम, डंडा नहीं निकल रहा है, तो डंडा निकलता है। और आपको बता दूं, ये उपचार करेंगे तो 2 साल वाले में हमने
अलग अलग स्पीसीज में अलग है, अलग जातियों में अलग अलग है। 5 से लेके 8, 12, 15 ऐसे तक आते देखा है 2 साल उपचार करने के बाद, 2 साल जी। के बाद। जी जी, 2 साल जी, तो का इस तरह अगर से आयु प्रबंधन तक कार्य हमारे किसान कर सकते हैं बांस की खेती में। आपको बता दें कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं हरियाणा से, उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं पहले हम। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं बाग लगाने के लिए पूछ रहा था। मैं बाग, किस चीज का बाग लगाना चाहते हैं आप? तो ये जो सेब वगैरह का बाग यहाँ हरियाणा में हो सकता है? क्या कहेंगे डॉक्टर शर्मा? ऐसा है कि सेब जो है, सेब, चीकू, सेब पहाड़ी फल है और इसके लिए ठंड की मात्रा चाहिए होती है, तभी उस पर फल लगते हैं, तभी उस पर फूल खिलते हैं। हालांकि कुछ लो चिलिंग या कम ठंड वाली प्रजातियां आई हैं, लेकिन वो बड़ी खट्टी होती हैं, जैसे वीरेड है और अन्ना है। तो ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको गर्म क्षेत्रों में उगा रहे हैं लोग, लेकिन उनके फल की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती जी। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अब बजाय सेब लगाने के कुछ नाशपाती की प्रजातियां हैं जिनको आप हरियाणा में लगा सकते हैं। आड़ू की कुछ प्रजातियां हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उनका प्रवर्धन भी कर रही है। साने पंजाब है जो हमारे गर्म क्षेत्रों में बहुत अच्छा होता है, उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। नाशपाती, लीकांट है, कीफर है, स्मिथ है, या पंजाब की और 4-5 प्रजातियां निकली हैं। तो सेब की बजाय अगर आप नाशपाती और आड़ू अगर लगाएं तो आपको बहुत फायदा होगा जी। तो सेब का चुनाव ना करके आप नाशपाती, आड़ू वगैरह की प्रजातियां यहाँ पर चुन सकते हैं। पूसा से संपर्क कर सकते हैं और निकटतम जो भी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय हैं वहां पर भी संपर्क करके, बागवानी विभाग में संपर्क करके भी आप इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं और इनकी आप अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जो विशेषज्ञ ने आपको जवाब दिया है उससे जरूर संतुष्ट होंगे। और इसी के साथ मैं हमारे दोनों ही विशेषज्ञों का धन्यवाद देना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और साथ ही डॉक्टर अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां बांस की खेती के संदर्भ में हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आदित्य, धन्यवाद सारे दर्शक देखने के लिए। जी, तो किसान भाइयों बहनों, आज के अंक में तो आपने जान लिया फलदार पौधों की रोपाई और देखभाल और साथ ही साथ बांस की खेती के बारे में। अब हमारे अगले कार्यक्रम के विषय का क्या विषय रहने वाला है, अगले अंक का क्या विषय रहेगा, उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। हमारा विषय आपको बता दें कल क्या रहने वाला है। ये रहेगा पशुओं की बीमारी रोकने की योजना। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और मछली पालन भी हमारा एक विषय रहेगा जिस पर आपको हम जानकारी जरूर देंगे। और इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो वो आप पहले ही हम तक पहुंचा सकते हैं हमें ईमेल करके। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारा पेज खुल जाएगा, उस पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर तो है ही, जिस पर आप पहले ही कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसका नंबर है 1800113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपना सवाल आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिससे कार्यक्रम में हम जरूर शामिल करेंगे और उसके जो भी जवाब होंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी आपसे नए विषय, नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।